ग्रामीण महिला विद्यापीठ जीएमवी एकलव्य पर आपका स्वागत है। कक्षा 12th विषय इतिहास पाठ 4। उसमें आज का हमारा टॉपिक है महाराणा सांगा। तो महाराणा सांगा को समझने के लिए हमें पहले उनके महाराणा सांगा का जिनके साथ युद्ध हुआ बाबर, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना उचित है। तो जो भारत में बाबर आया तो उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की भारत में। तो कब की? 1526 में। जो कि कौन सा युद्ध कहलाया? 1526 में। जो दिल्ली का शासक था उस समय इब्राहिम लोधी और बाबर दोनों के बीच में युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, जिसमें बाबर की विजय हुई। इन 11 वर्ष की अल्पायु में ही फरगना के शासक बना था बाबर। इनका जन्म 1483 में फरगना नामक स्थान पर। पिता शेख मिर्जा जो तैमूर के 5वें वंशज किससे थे। माता कुतलग निगार खानम चंगेज खा के 14 वंशज से थे। चंगेज खा हान वंश के मंगोल थे और मंगोलों ने बाद में कौन सा धर्म अपना लिया था? इस्लाम धर्म, इसलिए ये मंगोल कहलाए। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, महाराणा सांगा। महाराणा सांगा 1509 से 1528। पंद्रह सौ नौ से 1528 इनका कार्यकाल। महाराणा सांगा के पुत्र थे रायमल। रायमल के वैसे तो 13 पुत्र थे, परंतु 4 थोड़े प्रतापी शासक थे। सबसे बड़ा पृथ्वीराज, जयमल, रणमल और संग्राम सिंह। अब बड़ा पुत्र शासक बनता है, तो बड़े पुत्र के लिए कौन था? पृथ्वीराज। तो जयमल, रणमल किसकी वो करने लग गए? पृथ्वीराज की जिससे कि पृथ्वीराज न शासक बने तो कहीं की जागीरदारी इनको भी दे दे। पृथ्वीराज अब 1482 में रायमल शासक बना था। अब कोई ज्योतिषी आया और ज्योतिषी ने से इन चारों भाइयों ने पूछा कि भाई मेवाड़ का अगला शासक कौन होगा। तो ज्योतिषी ने संग्राम सिंह की ओर इशारा किया। तो इन दोनों भाइयों को विश्वास नहीं हुआ। तो फिर इनके चाचा ने, सारंग देव ने बीच बचाव किया। इसी के अंदर इसकी संग्राम सिंह की एक आँख फूट गई। संग्राम सिंह ही बाद में राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। फिर चाचा सारंग देव इनको न एक पास में गांव था भीमल, वहाँ चारनी के पास लेके गया। वहाँ पर इन्होंने पूछा कि भाई अगला शासक कौन होगा। तो कोई तो खाट पे बैठ गया। चारों भाई गए तो कोई खाट पे बैठ गया, कोई पीपे पे बैठ गया, कोई कहाँ बैठ गया। और संग्राम सिंह को कोई जगह नहीं, तो पीछे एक खाल पड़ी थी टाइगर की और उसके ऊपर बैठ गया। चारनी कहीं गई हुई थी, चारनी आई तो उन्होंने चारनी से पूछा कि हम में से चारों में से कौन शासक होगा मेवाड़ का? तो कि जो उसकी खाल पर बैठा है, शेर की खाल पे जो बैठा है वो शासक होगा। फिर चारों में युद्ध हो गया। फिर संग्राम सिंह तो जो संग्राम सिंह था वो कहाँ चला गया? अजमेर के राजा करमचंद पंवार के यहाँ उसने शरण ले ली और अज्ञातवास की तरह बिताने लगा। और फिर बाद में पृथ्वीराज और जयमल, रणमल ये भी है ना हट गए। फिर उसके बाद सांगा अपने भाइयों के डर से श्रीनगर अज्ञात बताया। रायमल ने उसे रायमल ने किसको बुलाया? फिर राणा सांगा को, संग्राम सिंह को, और अपना अधिकारी नियुक्त करा। फिर आ गया अपने राणा सांगा की विजय। अब राणा सांगा जो था
वो उसके राणा सांगा के शुरू में सबसे पहले किसके साथ संघर्ष हुए? गुजरात के सुल्तान के साथ संघर्ष। अब गुजरात के साथ के सुल्तान था, उसके साथ जो संघर्ष हुआ उसमें मेन था ईडर का प्रश्न। किसका प्रश्न था? ईडर। अब 1515 में सांगा की सहायता से रायमल ने ईडर पर अधिकार कर लिया। यानी 1515 में किसकी सहायता से अधिकार करा? सांगा की सहायता से। किसने? रायमल ने। और इस पर गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर ने निजाम मुल्क को आदेश दिया कि रायमल को हटाकर भारमल को ईडर की गद्दी पर बिठा दे। अब बेटा तुम ये देख ही रहे हो कि सूर्यमल और भीम दो पुत्र थे। सूर्यमल की 18 महीने में ही मृत्यु हो गई, रायमल बना। और उधर तो रायमल जब 18 सूर्यमल तो 18 माह में मर गया, तो रायमल ने किसके पास शरण ली? फिर महाराणा सांगा के पास। और सांगा ने मुआरिजुल मुल्क को पराजित कर रायमल को ईडर की गद्दी पर बिठा दिया। राणा सांगा अहमदनगर, बड़नगर, बीसलनगर आदि स्थानों को लूटता चित्तौड़ लौट आया। फिर 1520 में गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर ने मलिक अयाज और किवा मुल्क के नेतृत्व में फिर 2 सेनाएं मालवा पर आक्रमण के लिए भेजी। मालवा का सुल्तान भी इन सेनाओं के साथ आ मिला, परंतु मुस्लिम अधिकारियों में अनबन के कारण मलिक अयाज ने संधि कर ली और वह वापस लौट गया। फिर अगला पढ़ेंगे हम दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष। इसमें 1-1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं। देखो बेटा, तो इसका मेन है खातौली का युद्ध और बाड़ी धौलपुर में युद्ध। तो 1517 में अब खातौली युद्ध किस किस के बीच में? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। दिल्ली का सुल्तान था ना जो बाबर के साथ है, पानीपत का प्रथम युद्ध वही वाला, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। विजय किसकी हुई इसमें? महाराणा सांगा की। फिर इब्राहिम लोदी की पराजय का सामने फिर दोबारा इब्राहिम लोदी ने मियां माखन के नेतृत्व सेना भेजी और वहाँ धौलपुर में बाड़ी नामक स्थान पर दोनों की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ और फिर दोबारा विजय किसकी हुई? सांगा की विजय हुई। फिर तीसरा है मालवा के सुल्तान के साथ संघर्ष। अब देखो 17 में तो खातौली का युद्ध और बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1518। अब 1519 में मालवा का सुल्तान के साथ युद्ध कहाँ पर हुआ? गागरो नामक स्थान पर। वहाँ पर भी मालवा के सुल्तान की पराजय हुई। अब इसके लिए थोड़ा सा हम डिटेल में मैं बताऊँ आपको कि जो मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी के द्वारा मेदिनी राय नाम एक हिंदू सामंत को क्या करा और उसने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करा। इससे मालवा के क्या हो गए? अमीर नाराज हो गए। तो वो अमीर नाराज हो गए तो उन्होंने मेदिनी राय का विरोध शुरू कर दिया। तो मेदिनी राय किसकी शरण में चला गया? मेवाड़ की शरण में, यानी राणा सांगा की शरण में। 1519 में मालवा के सुल्तान ने मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया, यानी राणा सांगा पर। परंतु राणा सांगा ने मेदिनी राय की सहायता की और गागरो नामक स्थान पर सुल्तान को पराजित कर दिया और बंदी बनाकर चित्तौड़ ले गया। किसको? सुल्तान को। 3 महीने जेल में रखा और सांगा ने सुल्तान को भी मालवा का। अब यहाँ पर सांगा की थोड़ी दूरदर्शिता की कमी रही कि उसने उसको पराजित करा और उस पर उदारता का परिचय देते हुए उसे आधा राज्य लौटा दिया और उसे स्वतंत्र कर दिया। सुल्तान ने भी उस समय अपना मुकुट दे दिया, रत्न जड़ित मुकुट, सोने कमर पेटी महाराणा सौंपी और अपने राजकुमार को मेवाड़ की जमानत के तौर पर छोड़ गया। तो यहाँ थोड़ी सी दूरदर्शिता कमी रही और मालवा के सुल्तान ने दोबारा वो कर दिया। फिर आते हैं हमारा एक और प्रसिद्ध युद्ध है बेटा, किस किस के बीच में? राणा सांगा और बाबर के बीच में।
तो उस वह युद्ध इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है बेटा? हो खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध क्यों प्रसिद्ध है? पहले तो 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के जो 1526, अब फिर दूसरा युद्ध है वो बाबर का, वो महाराणा सांगा और बाबर के बीच में, वो खानवा नामक स्थान पर, इसलिए खानवा का युद्ध कहलाता है। वो 1527 ईस्वी में। ये सन पूछ लेते हैं बेटा एक एक नंबर का। अब खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब कोई सा युद्ध होता है तो उसके कारण होते हैं, तो कारण क्या थे इसके लिए खानवा के युद्ध का? तो सबसे पहला कारण है कि सांगा पर वचन भंग का आरोप। बाबर ने क्या लगाया कि राणा सांगा पर वचन भंग का आरोप, कि बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी अपनी आत्मकथा तुझकी ए बाबरी में लिखा है। किससे पता चलता है ये? तुझकी ए बाबरी आत्मकथा है बाबर की, कि काबुल में राणा सांगा ने अपना एक दूत भेजकर हमें कहलवाया कि यदि हम दिल्ली पर आक्रमण करेंगे तो वह स्वयं आगरा पर आक्रमण कर देगा। क्या कहा भाई उसने? कि यदि हम दिल्ली पर आक्रमण करेंगे, कौन? बाबर, तो वह स्वयं आगरा पर आक्रमण कर देगा। यद्यपि हमने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और दिल्ली आगरा पर अधिकार के, परंतु सांगा अभी तक नहीं आया है। इस कारण बाबर ने राणा सांगा पर आक्रमण करना न्यायोचित बताया, परंतु अनेक इतिहासकार बाबर के कथन को, इस बात को स्वीकार नहीं करते। किसको? जो तुझकी बाबरी में लिखा है। राणा सांगा पूर्व में इब्राहिम लोदी को अकेला ही 2 बार पराजित, 15 खातौली का युद्ध और बाड़ी दौलपुर का युद्ध। ऐसे में उसके विरुद्ध काबुल में बाबर को भारत आक्रमण करने का आरोप क्या लगता है? तर्क संगत नहीं लगता। दूसरा है महत्वाकांक्षा को टकराव, यानी दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे, बाबर भी और राणा सांगा भी। अब बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय कब हुई? 1526 में। तो बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय के बाद राणा सांगा ने सोचा था कि वह अपने पूर्वज तैमूर अन्य आक्रमण की भांति माल लूटकर वापस चला जाएगा। यानी राणा सांगा ने क्या सोचा कि जो उसके पूर्वज जैसे मंगोल आए थे वैसे बाबर भी चला जाएगा, परंतु यह उसका भ्रम साबित हुआ। किसका? राणा सांगा का। बाबर संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था और राणा सांगा को पराजित किए बिना ऐसा संभव नहीं था। इसलिए तो मेवाड़ का अंतिम प्रतापी शासक, मेवाड़ हिंदू प्रतापी शासक इसको कहा जाता है, राणा सांगा को। तो दोनों का उत्तरी भारत में एक साथ बनाए रहना संभव नहीं था। दोनों यदि एक रहते तो कैसा रहता? एक मान में 2 तलवार, तो वो रह नहीं सकती एक मान में 2 तलवार। तो इसलिए दोनों का टकराव असंभव है। दोनों का युद्ध हुआ। कौन सा? खानवा का युद्ध। फिर तीसरा पॉइंट है, कारण है राजपूत अफगान मैत्री। तो पानीपत का प्रथम युद्ध में पराजित होने के बाद भी अफगान बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए प्रयत्नशील थे। अतः इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी, अफगान नेता हसन खां मेवाती राणा सांगा की शरण में चले गए। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कौन हुआ था? इब्राहिम लोदी। विजय कौन हुआ था? बाबर। अब इब्राहिम लोदी यानी अफगान लोग ये पराजित हो गए, तो इनका छोटा भाई महमूद लोदी जो नेता था इनका हसन खां, दोनों किसकी शरण में चले गए? राणा सांगा की। राणा सांगा इस समय मेवाड़ के प्रतापी शासक थे। अब बाबर राजपूत अफगान गठबंधन को अपने लिए खतरनाक मानता था, अतः सांगा की शक्ति को नष्ट करने के लिए सांगा ने उसके साथ युद्ध करने का निश्चय किया। चौथा कारण है सांगा द्वारा सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार करना। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात राणा सांगा ने खंडार दुर्ग, रणथंभौर के निकट व उसके निकटवर्ती 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था। इन स्थान पर रहने वाले बहुत से मुस्लिम परिवारों को बेघर-बार होना पड़ा था। इससे बाबर का क्रुद्ध होना स्वाभाविक था। यानी बाबर ने रणथंभौर के पास जो खंडार वहाँ पर उसका अधिकार कर लिया, उसके जो आसपास के 200 गांव थे उस पर अधिकार कर लिया। वहाँ पर जो मुस्लिम रहते थे
वो बेघर बार हो गए और इसलिए बाबर ने युद्ध करने का निश्चय किया। युद्ध से पूर्व की घटनाएं यानी 1527 के पहले की घटनाएं, बयाना विजय वगैरह। तो फरवरी 1527 में राणा सांगा ने बयाना दुर्ग को घेर लिया। बाबर ने बयाना के दुर्ग की रक्षा के लिए महमूद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में सेना भेजी, परंतु राजपूतों ने उसे परास्त कर दिया। बयाना पर राणा सांगा का अधिकार हो गया, यानी राणा सांगा ने की विजय रही। बयाना विजय बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की एक महत्वपूर्ण विजय थी। अब देखो ये इस समय भी थोड़ी सी भूल हुई कि उसने ना विजय प्राप्त कर ली, तब भी है ना उनको मौका दे दिया। बाबर 16 फरवरी 1527 को फतेहपुर सीकरी पहुंचा। कहाँ पहुंचा? 1527 फतेहपुर सीकरी। यहाँ पर बयाना से भागकर आए हुए मुगल सैनिकों ने राजपूतों की वीरता का वर्णन किया, यानी जो भाग के जो मुगल सैनिक आए थे उन्होंने राजपूतों को बहादुरी के किस्से सुनाए बाबर को। तो बाबर की सेना डर गई। तो इसी अवसर पर काबुल से आए मोहम्मद शरीफ नामक ज्योतिषी ने बाबर के पराजय की भविष्यवाणी कर दी। तो बाबर की सेना में क्या हो गया? भय और निराशा का वातावरण छा गया। परंतु इस समय बाबर ने क्या करा? दूरदर्शिता का परिचय दिया, साहस का परिचय दिया। और बाबर ने मुगल सैनिकों को प्रोत्साहन देना चालू किया। प्रोत्साहन देने के लिए क्या करा इसने कि अपने सैनिकों में जोशीला भाषण दिया। बाबर ने अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए कभी शराब न पीने की प्रतिज्ञा की, शराब पीने की सुराहियां और प्याले उतरवा कर गरीबों में बांट दिए। और उसने बाबर ने कहा कि सबको कुरान हाथ में लेकर कसम खानी चाहिए कि प्राण रहते हुए कोई भी युद्ध में पीठ दिखाने का विचार न करे। यानी सब में क्या कर दिया? साहस का विचार भर दिया, साहस की योद्धा की वो कर दी उनमें। तो मुगल सैनिकों में क्या हो गया? फिर विचार डर का भाव बदल गया और उन्होंने युद्ध करने की सोच ली। तो युद्ध प्रारंभ हो गया। कब? 16 मार्च 1527 को 9:30 बजे खानवाना पर युद्ध शुरू हुआ। शुरू में सांगा का पलड़ा भारी रहा, परंतु बाबर ने स्थिति को संभाल लिया। यानी शुरू में तो सांगा विजय होता रहा, बाद में बाबर ने उसको संभाल लिया। अचानक सांगा के सिर पर तीर लगने से तीर लग गया, युद्ध भूमि से हटना पड़ा उसको, यानी उसके सैनिकों ने उसको हटा दिया वहाँ से। कुछ समय तक उनके जो सेनापति थे झाला अज्जा ने राणा सांगा का राज्य की जिन धारण कर राजपूत सेना का नेतृत्व किया, वो भी वीर गति को प्राप्त हुआ। राजपूतों ने मुगलों का सामना करते रहे, परंतु अंत में क्या हुआ? राणा सांगा की सेना को, राजपूतों की सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा। यानी इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई। और खानवा की विजय के उपलक्ष्य में ही बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी बेटाओ? गाजी की उपाधि धारण की थी। अब खानवा के युद्ध के बाद अब तो मेवाड़ में ही था राजपूतों का शासन, हिंदू शासन। तो अब जो खानवा का युद्ध था उसका परिणाम यह है कि राजपूतों की सर्वोच्चता का अंत हो गया। यानी राजपूतों से जो डरते थे वो उस सर्वोच्चता का अंत हो गया और मेवाड़ की शक्ति और प्रतिष्ठा को भी प्रबल आघात पहुंचा। अब भारत में किसका शासन स्थापित हो गया? मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। अब सांगा का अंतिम दिन। अब सांगा के अंतिम दिन यानी जब सांगा को होश आया सरदारों के द्वारा, जब सांगा ने फिर उनके नाराज हुआ, उनके सैनिकों पर नाराज हुआ और तो वो उसको खानवा के मैदान से कहाँ ले गए थे मुगल सैनिक, सांगा के सैनिक उसको बसवा नामक स्थान। होश आने पर सब बात बताई उसको, तो बहुत दुखी हुआ। युद्ध स्थल से दूर जाने के लिए अपने सरदार को भला बुरा कहा। बाबर से अपने पराजय का बदला लेने के लिए जब सांगा कहाँ जा रहा था? चंदेरी। तो रास्ते में उनके सेनापतियों ने उन्हें जहर दे दिया
और जहर के प्रभाव से कालपी नामक स्थान पर, कहाँ पर उस मृत्यु हुई उसकी, कालपी नामक स्थान पर 30 जनवरी 1528 को मात्र 46 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। अब ये किससे पता चलता है बेटाओ? अमर काव्य वंशावली का, कि उसका जो अंतिम संस्कार है कहाँ किया गया था? माडलगढ़ में किया गया। अब जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, वो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। यानी कोई से भी राजपूत शासक की कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान का, सांगा का, कुंभा का, इनकी पराजय के कारण आ जाते हैं बेटा, किसी के भी 1857 क्रांति की पराजय के कारण, कोई सा भी एक पराजय के कारण का 4 नंबर का प्रश्न अधिकतर एग्जाम में आ जाता है। तो सांगा की पराजय के कारण, तो सांगा की पराजय के कारण यानी 1517 में बयाना की विजय करी थी, और तो बयाना विजय के तुरंत बाद बाबर पर आक्रमण न करना। यानी इसको किसने कहा ये चीज? कि जो इतिहासकार है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने पराजय का मुख्य कारण क्या बताया है? कि बयाना विजय के तुरंत बाद ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का जो पूरा समय देना था, यानी पूरा समय दे दिया। लंबे समय तक युद्ध को स्थगित रखना भी महाराणा के लिए बहुत बड़ी भूल सिद्ध हुई। महाराणा के विभिन्न सरदार देश प्रेम के भाव से इस युद्ध में शामिल नहीं हो रहे थे। सभी को अलग अलग स्वार्थ थे, यहाँ तक कि कईयों में तो परस्पर शत्रुता भी थी। अब दूसरा टॉपिक है सांगा की सेना द्वारा परंपरागत हथियारों से युद्ध करना। अब जो राजपूत जो सेना थी वो परंपरागत हथियारों से युद्ध कर रहे थे, तीर, कमान, भाला, तलवार आदि से, जबकि बाबर की सेना के पास तोपों की गोले जो उनका मुकाबला नहीं कर सके वो। तीसरा कारण है सांगा का हाथी पर सवार होना। तो जो राजपूत थे वो हाथी पर सवार को युद्ध करने थे, वो भी बड़ी भारी भूल हो गई। तो इससे शत्रु को उस पर ठीक निशाना लगाकर घायल करने का मौका मिला। अब आप भी जानते हो ना, घोड़े तो जल्दी चलते हैं, तेज दौड़ते हैं, और हाथी तो धीरे धीरे चलते हैं। तो इसको शत्रु ने ठीक निशाना लगा लिया। उसने युद्ध भूमि से बाहर जाने से सेना का मनोबल कमजोर हो गया, और उसने युद्ध भूमि से बाहर चला गया वो, तो सेना भी, अब क्या, हाथी तो ऊंचा होता है तो सबको दिखता है, और एक घुड़सवार तो सबके अंदर, जैसे उनका जब सांगा को जो उसके मूर्छित हुआ तो उसको युद्ध मैदान से अलग ले गए, तो उसकी जो थी सेना, उसका मनोबल कमजोर हो गया। चौथा टॉपिक है कि राजपूत सेना में क्या था? एकता और तालमेल का अभाव था, क्योंकि संपूर्ण सेना अलग अलग सरदारों के नेतृत्व में एकत्रित हुई थी। यानी जो आज पास के जो हिंदू सुल्तान थे, जो सरदार थे, उनके नेतृत्व में जो अपनी सेना का करती थी। एक दोबारा ये टॉपिक है कि बाबर की अश्व सेना की गतिशीलता, तो कि अब बाबर की गतिशीलता के कारण राजपूतों की हस्ती जो सेना थी वो बाबर की अश्व सेना भारी पड़ी। बाबर की तोपों के गोलों से भयभीत हाथियों ने पीछे लौटते समय अपनी सेना को रौंदकर नुकसान पहुंचा दिया। यानी बाबर के जो तोपों गोलों की आवाज़ से जो अश्व सेना थी वो घबरा गई, और जो वापस पीछे लौटने लगे हाथी, तो वो खुद की सेना को ही उन्होंने, हाथियों ने रौंद दिया। राणा सांगा का मूल्यांकन। अब राणा सांगा जो थे वो क्या थे? एक वीर योद्धा थे। अब हमने जब राणा सांगा की जो इनकी विजय के बारे में पढ़ा है, राणा सांगा की विजय के बारे में पढ़ा है ना हमने, तो उससे क्या पता चलता है? बयाना युद्ध, बयाना विजय, वो तो थोड़ी बहुत गलती हो गई उनकी, जिससे कि उन्होंने ना बाबर की सेना को दे दिया, इसलिए वो खानवा के युद्ध में वो विजय हो गए। ये तो 1518 में तो सांगा की विजय हुई थी। तो महाराणा सांगा क्या थे? वीर योद्धा, कुशल सेनापति थे। अपने शत्रु, एक उदारता का परिचय दिए, जैसे मालवा सुल्तान को पराजित करा और उसको कर लिया, फिर वापस उसको छोड़ दिया। अपने शत्रु को कैद करके छोड़ देना और राज्य वापस लौटा देने का कार्य राणा सांगा जैसे वीर पुरुष ही कर सकते थे। अपने भाई पृथ्वीराज के साथ झगड़े में उसकी एक आंख फूट गई,
इब्राहिम लोदी के साथ खातौली के युद्ध में उसका एक हाथ कट गया, एक पैर से वह लंगड़ा हो गया। मृत्यु उपरांत तक उसके शरीर पर तलवार और भालों के कम से कम कितने घाव थे बेटाओ? 80 घाव थे, जो उसे एक सैनिक का भग्नावशेष सिद्ध कर रहे थे। बेटा ये भी एक नंबर का सैनिक का भग्नावशेष किसे कहा जाता है? राणा सांगा को। उसने मालवा, गुजरात, दिल्ली के सुल्तान को पराजित करके संपूर्ण उत्तरी भारत में अपनी वीरता और सैन्य शक्ति की धाक स्थापित कर दी थी। उसकी वीरता पराक्रम से प्रभावित होकर राजस्थान के अनेक शासकों सामंतों ने उसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। अपने समय का वह सबसे बड़ा हिंदू नरेश था, जिसके आगे बड़े बड़े शासक सिर झुकाते थे। जोधपुर, आमेर के राज्य भी उसका सम्मान करते थे। ग्वालियर, अजमेर, सीकरी, रायसेना, कालपी, चंदेरी, बूंदी, गागरो, रामपुर, आबू के राजा उसके सामान थे। अब राणा सांगा भारत का अंतिम हिंदू नरेश था, जिसके नेतृत्व में राजपूत नरेश विदेशियों को बाहर से निकालने के लिए इकट्ठे हुए थे। बाबर ने उसकी प्रशंसा के लिखा है। क्या लिखा बेटाओ? कि राणा सांगा अपनी बहादुरी तलवार के बल पर बहुत बड़ा हो गया था। मालवा, दिल्ली, गुजरात का कोई अकेला सुल्तान उसे पराजित करने में समर्थ नहीं था। उसके राज्य की वार्षिक आय कितनी थी? 10 करोड़। 1 लाख सैनिक थे। उसके साथ 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार रहा करते थे। आपसी वैमनस्य के लिए प्रसिद्ध राजपूत शासकों को एक झंडे के नीचे लाना सांगा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यानी जो राजपूत शासक थे आसपास के छोटे मोटे, उनको सबको आपसी वैमनस्य को भी एक झंडे के नीचे वो लेके आए थे। अब है धर्म और राजनीति के मर्मज्ञ। राणा सांगा धर्म और राजनीति में मर्मज्ञ थे। अंगहीन होने पर एक बार उन्होंने अपने सरदारों के सम्मुख प्रस्ताव रखा कि जिस प्रकार एक टूटी हुई मूर्ति पूजने योग्य नहीं रहती, उसी प्रकार मेरी आंख, भुजा, पैर अयोग्य होने के कारण मैं सिंहासन में बैठने का अधिकारी नहीं हूँ। इस स्थान पर जिसे उचित समझे बैठाए। राणा सांगा के इस विनीत व्यवहार से सरदार प्रसन्न हुए। बोले कि रण क्षेत्र अंगभंग होने से राजा का गौरव नहीं घटता, अपितु बढ़ता है। महमूद खिलजी को गिरफ्तार करने की खुशी में सांगा ने चारण हरिदास को चित्तौड़ का संपूर्ण राज्य दे दिया था, किंतु हरिदास ने संपूर्ण राज्य न लेकर केवल 12 गांवों में ही अपनी खुशी प्रकट की। तीसरा पॉइंट अपना दूरदर्शिता का अभाव। अपने शत्रु को पकड़कर छोड़ देना उदारता की दृष्टि से भले ही उत्तम कार्य हो, परंतु राजनीति के विचार से क्या थे? वो विवेकहीन ही था। इसी तरह गुजरात के सुल्तानों का उसके इलाकों पर अधिकार न करना भी उसकी भूल थी। अपने छोटी लड़कों को रणथंभौर जैसी बड़ी जागृति उसे भविष्य के लिए कांटा बोध दिया। राणा को विशेष प्रीति पात्र होने के कारण हाड़ा रानी कर्मावती ने अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य, उदय सिंह के लिए रणथंभौर की जागीर लेकर अपने भाई सूरजमल हाड़ा को उसका संरक्षण नियुक्त करवा लिया। ये थी राणा सांगा का मूल्यांकन। हमारा राणा सांगा का पूरा टॉपिक हुआ। अगली वीडियो में महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे।